आज हम करेंगे 6th क्लास की हिस्ट्री का 9th लेसन, अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापारी कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं, सामान को बेचने का काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं। राजा कौन होगा? राज्य का हेड। तीर्थयात्री कौन होते हैं? जो यात्री मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन इसके आगे तीर्थ शब्द क्यों लगा है? तीर्थयात्री मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं ना, उनकी जो यात्रा करती है उनको बोलते हैं तीर्थयात्री। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में। ये देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको। दक्षिण भारत सोना, मसाले और काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय में क्या था, जब राजा का शासन हुआ करता था, तो जो दक्षिण भारत था वो सोने, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। दक्षिणी भारत का मतलब ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो जो नीचे वाला एरिया होता है ना भारत का, जो आप मैप देखोगे, भारत का नक्शा देखोगे, उसमें जो नीचे के हिस्से में जो राज्य दे रखे हैं, वो किसके लिए फेमस थे? सोने के लिए, मसाला, काली मिर्च और महंगे महंगे पत्थर। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, इस समय रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग थी कि इसको काले सोने, जैसे सोना कीमती होता है, तो जो काली मिर्च थी ना, उसको सोने के बराबर माना जाता था, उसको काला सोना कहा जाता, क्योंकि उसका रंग काला है। तो जो काली मिर्च थी, उसकी इतनी ज्यादा मांग थी कि उसको काले सोने के नाम से पुकारा जाता। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे पहला तो दक्षिण भारत किसके लिए फेमस था? तो दक्षिणी भारत सोना, मसाले, काली मिर्च और महंगी पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। फिर आता है कि काले सोने को किसको काले सोने के नाम से बुलाते थे? तो काले सोने के नाम से बुलाते थे काली मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। अब देखिए, अब हमारे जो शब्द आया वो व्यापारी आया है। व्यापारी मतलब जो व्यापार करते हैं। व्यापार किसका करेंगे? वस्तुओं का करेंगे, सामान को खरीदेंगे और सामान को बेचेंगे, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं व्यापारी। तो वो किस तरीके से अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने का काम कैसे करेंगे? समुद्री रास्तों से करेंगे। समुद्री रास्तों में कैसे जाएंगे? जहाजों के द्वारा जाएंगे, समुद्री जहाजों के द्वारा, या फिर सड़कों के द्वारा। तो व्यापारी क्या करते थे? ये जो सामान होता है, कौन सा सामान? सोना, मसाला, काली मिर्च और महंगे महंगे पत्थर, इनको समुद्री जहाज और सड़क के द्वारा वो रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। उस समय जो दक्षिण भारत है, उसमें बहुत सारे रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सोने के सिक्के क्योंकि महंगे होते हैं, सोना महंगा होता है। और सोने के सिक्के मिले कब? दक्षिण भारत में उस समय में रोमन सोने के सिक्के मिले। इसका मतलब क्या हो, जो रोमन शासक थे ना उस समय, उन्होंने सोने के सिक्के छपवाए थे, बनवाए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय जो व्यापार था वो बहुत अच्छा चल रहा था, इसी वजह से वहां पे सोने के सिक्के मिले हैं। तो इसमें से मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। सबसे पहला तो क्या आएगा? दक्षिण भारत किस लिए फेमस था? तो दक्षिण भारत सोने, मसाले, काली मिर्च और महंगे पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। फिर काले सोने के नाम से किसको बुलाया जाता था? काली मिर्च। व्यापारी जो थे वो अपने सामान को कहाँ पहुंचाते थे? रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में हमें क्या मिला है? दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। और उसके बाद क्या आएगा? इससे हम किस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि रोमन जो साम्राज्य था, जो रोम था, वहां पे व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। उसके बाद आता है समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र जो होते हैं, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, तो उससे जो उसकी तट मतलब उसकी सीमा के जो पास राज्य थे, वहां कैसी स्थिति थी? नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। नदियों का जो मैदानी इलाका होता है, जो समतल भूमि होती है, उनमें सबसे उपजाऊ जो मैदान माना जाता था वो था कावेरी का। तो इसमें क्या आएगा? सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था इस समय? तो सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था? कावेरी का। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी, क्योंकि ये जगह उपजाऊ थी। और जो जगह उपजाऊ होगी वहां पे पैदावार भी ज्यादा होगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा?
जो सरदार थे और जो राजा थे उनके पास बहुत सारी शक्ति हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ थी, मैदान उपजाऊ था। अब आता है कि उस समय जो संगम कविता थी, संगम कविता जो थी उसमें मुवेनदार की चर्चा मिलती है। मुवेनदार जो शब्द है, ये जो शब्द है मुवेनदार, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तमिल शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। और मुवेनदार का मतलब होता है तीन मुखिया। मतलब मुवेनदार का मतलब है जहां पे तीन हेड होंगे। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है इस शब्द का? अब तीन हेड है तो इसका मतलब तीन मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता होगा। अब वो थे कौन कौन? चोल, चेर और पांड्य। ये वंश थे। चोल वंश जैसे मुगल वंश था, मुगल शासन था, ऐसे ही ये भी एक वंश थे, चोल वंश। इन वंशों के अलग अलग राजा हुए हैं। तो मुवेनदार किसके लिए यूज किया गया? जहां पर तीन हेड थे, एक ही जगह पर तीन हेड थे, चोल, चेर और पांड्य। और ये कितने साल पहले देखे गए अस्तित्व में आए? लगभग 2300 साल पहले। और कहा? दक्षिण भारत में। काफी शक्तिशाली वंश हुए ये तीनों मुखियाओं के। ये जो तीन मुखिया थे, तीन हेड थे, इनके अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। मतलब दो दो जगह इनको ज्यादा शक्ति इन्होंने ले रखी थी, प्राप्त कर रखी थी। एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। तटीय हिस्सा जो समुद्र के आसपास का हिस्सा था वहां पर, दूसरा राज्य के अंदर वाले हिस्से में। और अब देखिए, हर एक के पास दो दो थे, दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, टोटल छह हो गए। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। ये जो छह केंद्र थे इन तीनों के मिला के, उनमें से भी दो सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक तो था चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम। दूसरा था, एक तो था चोलों का जो पतन था बंदरगाह था पुहार या कावेरीपट्टनम नाम था जिसका। दूसरा था इनकी जो ये पांड्य ने इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी एक मदुरई। तो ये दो जगह सबसे महत्वपूर्ण थी। अब ये कैसे करते थे अपना शासन कैसे करते थे? ये जो हेड थे, चोल, चेर और पांड्य, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की, मतलब ऐसा नहीं था कि डेली या कुछ महीनों में रेगुलरली आपको टैक्स देना है, कर देना है, ऐसा नहीं था। गिफ्ट मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क, कई बार ये जब ऐसे ही निकल जाते थे तो ये क्या करते थे, इनके आसपास जो रास्ते पड़ते थे, रास्ते में ये क्या करते थे, टैक्स वसूल लेते थे। मतलब फिक्स नहीं था, जब मन किया कि रास्ते में किसी से टैक्स ले लिया। और टैक्स किसके रूप में लेते थे? उपहार के रूप में। इनमें से कुछ धनवे और, अब ये जो इनको टैक्स मिलता था, जो उपहार लेते थे या जो मन मर्जी से टैक्स लेते थे, शुल्क लेते थे, उस पैसे का ये क्या करते थे? कुछ पैसा तो अपने पास रखते थे, कुछ अपने रिश्तेदारों को बांट देते थे, कुछ जो कवि इनकी प्रशंसा करते थे ना, इनकी तारीफें करते थे, इनकी तारीफें करके कविताएं लिखते थे इनके बारे में, उनको देते थे। और क्या क्या देते थे उनको? महंगे महंगे जवाहरलाल, ठीक है, आभूषण जैसे सोना, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर सुंदर कपड़े। किनको देते थे ये शासक? उन कवियों को जो इनकी तारीफ करते थे और उनकी तारीफ में कविता लिखते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद अब धीरे धीरे ये वंश खत्म हो गया। इसके बाद आया हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, चोल, चेर, पांड्य के बाद आया है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का जो राजा था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। जो सातवाहन थे, ये एक वंश का नाम है। इसका जो राजा बना, इसका इस वंश का, उस राजा का नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। गौतमी पुत्र क्यों है? क्योंकि इसकी माँ जो थी उसका नाम था गौतमी। तो गौतमी पुत्र इसलिए इसको बोला गया क्योंकि इसकी माँ का नाम गोत्री था। और ये जो सातवाहन थे ना, इसको, किसको? इसका जो राजा था सातकर्णी, और जो भी राजा बने ना उनको नाम दिया गया दक्षिणापथ के स्वामी। इनके लिए कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। इसका मतलब क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ, पथ मतलब रास्ता, दक्षिणा मतलब दक्षिणा, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो इनको कहाँ का स्वामी कहा जाता था? दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते का स्वामी कहा जाता था, क्योंकि इसी जगह पे ये राजा था।
तो देखिए मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाती जाऊंगी, जहां से जो क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट है। हमने शुरू में क्या पढ़ा? दक्षिणी भारत किस चीज के लिए फेमस है? सोना, मसाला, काली मिर्च और कीमती पत्थर। काला सोना किसको कहा जाता था? काली मिर्च को कहा जाता था। उसके बाद दक्षिणी भारत में क्या मिला है? रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था उस समय? कावेरी का मैदान। मूवेंदार शब्द कौन सी भाषा का है? तमिल भाषा का है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मूवेंदार जो शब्द है, एक तो ये तमिल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन है? चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे। ये कब आए थे? 2300 साल पहले आए थे। ये तीनों क्या करते थे? इन्होंने दो दो राज्य मतलब दो दो जगह पे इनका कब्जा था। एक तो बिल्कुल तट की जगह पे था, समुद्री तट के पास, और दूसरा राज्य के बिल्कुल अंदर। टोटल दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, टोटल 6 जगह हो गई। उनमें से भी दो जगह सबसे फेमस थी, जिसका आपको नाम याद रखना है। एक तो था चोलों का पतन, बंदरगाह था। चोलों का पतन, बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहां पर सामान को दूसरी जगह से मंगवा के उतारा जाता है या सामान भेजा जाता है। तो चोल में था कावेरी पट्टनम या पुहार। और एक जगह आई है मदुरई। जो पांडे जो शासक थे ना, इनके जो शासक थे, राजा थे, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जैसे भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मदुरई। तो ये दो जगह जो थी काफी फेमस थी। अब आता है कि ये लोग किस प्रकार कर लेते थे। एक तो ये उपहार गिफ्ट के रूप में लेते थे, कोई फिक्स नहीं था, जब मन करा ले लिया। जो पैसा इनको मिलता था, उसका क्या करते थे? रिश्तेदारों को दे देते थे। जो कवि इनकी तारीफ करते थे, इनकी तारीफ में कविता लिखते थे, उनको दे देते थे। और क्या क्या देते थे उनको? जवाहरलाल जैसे आभूषण, सोना, घोड़ा, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े। अब ये वंश खत्म हो गया, कौन सा? चोल, चेर और पांडे। इसके बाद आया सातवाहन। सातवाहन का राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसको क्या कहा जाता था? इसको और इसके जो राजा हुए, इसके बाद के जो राजा हुए, उसको क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ, मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, उसके मालिक, उसके स्वामी। अब आता है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग मतलब रेशम का रास्ता। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने। देखिए रेशम का जो कपड़ा होता है, काफी चिकना होता है और काफी महंगा होता है। अगर आप आज के समय में भी आप देखोगे, तो सिल्क जो होता है, अगर आप प्योर सिल्क का कोई कपड़ा लेते हो तो आपको बहुत महंगा मिलता है। तो उस समय भी ये काफी महंगा था। क्यों था महंगा? क्योंकि इसको तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी, मुश्किल काम था। रेशम के जो कीड़े होते हैं, उससे कच्चा रेशम निकाला जाता था, फिर सूत कताई होती थी, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। तो कपड़ा बनाने की जो रेशम का जो कपड़ा है, इसको बनाने की जो शुरुआत है, वो सबसे पहले हुई थी चीन में, कम से कम 7,000 साल पहले। जो रेशमी कपड़ा है उसकी बनाने की शुरुआत चीन में हुई थी 7,000 साल पहले। लेकिन इसने क्या किया चीन ने? इसने बाकी दुनिया से इस चीज को छिपा के रखा। क्यों? अगर बाकी दुनिया को पता चल जाता तो वो भी बनाना शुरू कर देते। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। अब जो चीन में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते थे? उनको जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था, तो जगह आज की तरह तो नहीं था ना कि घर में गाड़ी है या बाइक है या फिर बस पकड़ कर चले गए। उस समय में क्या होता था? अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वो या तो पैदल जाते थे, या घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, या ऊँटों पे बैठ के जाते थे। यही कारण है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई कई महीने लग जाते थे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये लगभग चीन की बात हो रही है 7,000 साल पहले। तो आज से इतने साल पहले तो लोगों का ऐसे आना जाना होता था। अब जो लोग चीन से दूसरी जगह पे गए, वो अपने साथ, क्योंकि वहां पर तो रेशमी कपड़ा फेमस था, तो वहां के लोग क्या करते थे? अपने साथ कुछ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग जाते थे ना, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, उस रास्ते को नाम दिया गया सिल्क रूट।
तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, सिल्क रूट किसे कहा जाता है। इसमें आप शुरू से लेके, यहाँ से शुरू, कीमती चमकीले और सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, रेशमी मार्ग से नाम से प्रसिद्ध होगा, ये आपको पूरा इसका आंसर लिखना होगा। पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्या है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार गए। अब वहां पे क्योंकि रेशमी कपड़ा बनता था, तो ये लोग क्या करते थे, चीन के राजा होते थे, जो आसपास के देश होते थे, जैसे ईरान हो गया, पश्चिमी एशिया हो गया, इनके जो राजा होते थे उनको गिफ्ट में क्या देते थे, रेशमी कपड़ा बेचते थे। उन्होंने जैसे ही गिफ्ट के रूप में रेशमी कपड़े को देना शुरू करा, ये बात बाकी देशों में भी फैल गई और रेशमी कपड़ा उस टाइम पे पहनना एक बहुत बड़ा फैशन बन गया, अमीर लोगों का फैशन हो गया। जो अमीर लोग होते थे वो रेशमी कपड़ा ही पहनते थे, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, महंगा होता था। गरीब आदमी तो इसको नहीं ले सकता ना, ना पहन सकता लेके, तो ये अमीर लोगों का फैशन हो गया। शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। अब जो राजा होते थे वो इसके बड़े बड़े हिस्से पे क्यों नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ जो यात्री यात्रा करते थे उन्हें व्यापारियों से उन शासकों को बड़े बड़े तोहफे मिलते थे, गिफ्ट मिलते थे। दूसरा, ये शासक बदले में उसको क्या देते थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे लुटेरों से, या कोई आक्रमण ना कर दे, बदले में गिफ्ट मिलता था इनको व्यापारियों से। सिल्क रूट है जो, उनमें जो सिल्क रूट मतलब जो रेशमी मार्ग पर नियंत्रण किया गया, उनमें सबसे पहले कौन आए, कुषाण, ये भी शासक थे। तो कुषाणों ने क्या किया, सबसे पहले सिल्क रूट पर नियंत्रण किया। लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। जो कुषाण थे ना, कुषाण जो शासक थे, वो, जो कुषाण शासक थे, उन्होंने किन राज्यों पे अपना अ, शासन किया, पेशावर और मथुरा। तो कुषाण का संबंध किससे था, पेशावर और मथुरा। इसके अलावा जो तक्षशिला है वो भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते। इसमें आपके सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिल्क रूट पर जो नियंत्रण करने वाले शासक आए कुषाण थे। दो जो केंद्र थे उनके शक्तिशाली कौन कौन से थे, पेशावर और मथुरा। इसके अलावा तक्षशिला आ गया हमारा। फिर आएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलाए। बौद्ध धर्म, ये जो कुषाण थे, कुषाणों का जो राजा होगा, कुषाण एक वंश का नाम है, कुषाण एक वंश का नाम है। जैसे मुगल वंश आया, सातवाहन वंश आया, चोल चेर पांड्य वंश आया, ऐसे ही कुषाण भी एक वंश का नाम है। और कुषाणों का जो सबसे फेमस हुआ राजा वो था कनिष्क। कुषाणों का जो सबसे फेमस राजा था, क से कुषाण, क से कनिष्क, ये नाम आप इसको ऐसे याद रखना। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। उसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया। आज से लगभग 1900 साल पहले उन्होंने शासन किया। एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद होता है कि एक संस्था जैसे, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ये बौद्ध परिषद क्या होती थी, इसमें बहुत सारे जो विद्वान होते थे वो अपने विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी का मतलब होता है जो महात्मा बुद्ध है उनके जीवन के बारे में किसने लिखा, उनके जीवन के बारे में लिखा अश्वघोष ने, कवि हुए थे अश्वघोष, उन्होंने लिखा था। और उस जीवनी का नाम दिया गया बुद्ध चरित्र। देखिए, बुद्ध के जीवन के बारे में जो लिखा गया उसको कहा बुद्ध की जीवनी। और बुद्ध की जीवनी का क्या नाम था, बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र किसने लिखा, अश्वघोष ने। और ये कहाँ रहता था, ये कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क कौन था, अभी मैंने बताया, कुषाणों का सबसे फेमस राजा था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार कब हुआ, बौद्ध धर्म को कब बढ़ा, बौद्ध धर्म कब फैला,
कुषाणों का एक राजा हुआ कनिष्क। उसने सबसे पहले क्या किया, बौद्ध परिषद का गठन किया। इसमें जो विद्वान होते तो वो अपने विचारों का जो विद्वान होते वो अपने विचारों का प्रचार करते थे, विचार विमर्श करते थे, आपस में बातचीत करते थे महत्वपूर्ण विषयों पर। और महात्मा जो बुद्ध है उन पे जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है बुद्ध चरित। वो लिखी थी अश्वघोष ने, एक कवि है, अश्वघोष ने लिखी थी। और वो अश्वघोष कहाँ रहते थे, वो रहते थे राजा कंस के दरबार में। इससे और क्या हुआ, बौद्ध धर्म की एक नई, देखिए बौद्ध धर्म जब हमने पढ़ा था तो उसमें बौद्ध धर्म की दो धारा थी, एक तो हीनयान थी, एक महायान थी। तो इस समय क्या हुआ था, जो महायान थी उसका विकास इसी समय हुआ था। इसकी क्या विशेषता थी, इससे पहले क्या होता था, देखो महायान का मतलब क्या है, उससे पहले जो मूर्ति बनाई जाती थी उसमें क्या होता था, कोई अगर बात बतानी है, कोई चीज हमें दिखानी है मूर्ति में, तो उसमें संकेत के द्वारा दिखाते थे। जैसे महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो पीपल के पेड़ के नीचे मिला था ना। तो अगर हमें उनका निर्वाण प्राप्ति दिखानी है, ज्ञान प्राप्ति उनको कब हुई, तो पीपल का पेड़ दिखा देते थे। इसका मतलब उनको वहां उनसे संबंधित है ये। अब क्या हुआ, अब सीधी मूर्तियां बनने लगी, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। ठीक है। तो महायान का मतलब क्या हुआ, अब तक जहां संकेतों का प्रयोग किया जाता था, मूर्ति बनाने में संकेतों का प्रयोग किया जाता था, अब सीधी मूर्ति बनाई जाने लगी। दूसरा चेंज क्या आया, बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिसत्व मतलब क्या था, पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको सबसे पहले बिल्कुल अकेला रहना होगा और ध्यान साधना मतलब ध्यान लगाना होगा अकेले रह के। अब क्या कहा कि ऐसी जरूरत नहीं है कि अकेले रह के एकांत में रह के ध्यान लगाया जाए। अब बोधिसत्व का मतलब क्या कहा जाने लगा कि लोगों को, दूसरे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम सांसारिक जो परिवेश है घर का त्याग कर दो या सांसारिक परिवेश को छोड़ दो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब सांसारिक दुनिया में रहकर भी दूसरों को हम संदेश दे सकते हैं। ये जो विचारधारा है काफी फेमस हुई, कई देशों में ये फैली। और दूसरा, फिर तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु, पहले क्या होता था, इनका कोई फिक्स जगह नहीं थी, कभी एक जगह इन्होंने जैसे कहीं उपदेश देने के चले गए, वही ये भिक्षा मांग के अपना गुजारा मतलब अपना जीवन यापन करते थे। तो इनके रहने की कोई फिक्स जगह नहीं होती थी, जहाँ ये उपदेश देते थे वहां रहे, अगले कुछ टाइम बाद फिर इन्होंने यात्रा शुरू करी, फिर कहीं और रहने लग गए। अब इनके ठिकाना फिक्स, रहने की जो जगह थी वो फिक्स हो गई, जगह जगह गुफाएं खोदी गई। जिससे कि मान लो कभी बारिश हो गई, पहले क्या होता था, बारिशों में ये यात्रा कर रहे तो इनको अपनी यात्रा रोकनी पड़ती थी, रास्ते में कहीं रुक जाते थे। अब इन चीजों से बचने के लिए इनको इनको गुफाएं बनाई गई इनके लिए। अब बौद्ध धर्म क्या हुआ, बहुत सारे देशों में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बहुत सारे देशों में ये फैल गया। बौद्ध धर्म जो था उसका एक शुरुआती रूप, स्टार्टिंग जब हुई थी तो इसका आरंभिक रूप क्या था, थेरवाद। ये भी काफी फेमस हुआ। ये देखिए जो फोटो आपको दिख रहा है, ये कारले की गुफा है जो महाराष्ट्र में बनाई गई है। तीर्थ यात्री लेसन का जो नाम है, तीर्थ यात्री मतलब वे आदमी और पुरुष, स्त्री और पुरुष जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। अब आगे क्या हुआ, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फर्शियन, काफी प्रसिद्ध है। भारत की यात्रा करने के लिए आया एक चीनी बौद्ध यात्री जिसका नाम था तीर्थयात्री फाशियन। 1600 साल पहले आया। फाशियन के बाद आया श्वेतसांग, 1400 साल पहले आया। इसके 200 साल बाद आए ना, 1400 साल पहले। और 50 साल बाद आया, इसके 50 साल, किसके, श्वेन सांग के 50 साल बाद आया इत सिंह। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। चीन से कौन कौन से तीर्थ यात्री आए, फाशियन आए 1600 साल पहले, इनका नाम इनकी डेट, फाशियन 1600, श्वेन सांग 1400 और 1350, 50 साल बाद ना, तो 1350 में आया इत सिंह। पहले तीर्थ यात्री क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे तीर्थ यात्रा करते थे अलग अलग देशों के, और वहां जो भी उन्होंने देखा, जो उनको लगता था
अपनी यात्रा के दौरान, तो वो क्या करते थे, तीर्थयात्री क्या करते थे, अपनी यात्रा का वर्णन करते थे। उस समय क्या हुआ, कैसे शासन व्यवस्था थी, वो सब हमें तभी तो पता चलता है। क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या कैसे कैसा दौर आया, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो सारा उनको उनका हमें लिखित में मिलता है। श्वेन सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने ये जब चीन गया तो उसने क्या किया, सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी थी वो, और 600 से ज्यादा पांडुलिपि। पांडुलिपि मैंने आपको बताया था, पांडुलिपि क्या होती है, भुर्ज एक पेड़ है उसकी छाल से लिखी जाती थी पांडुलिपि। तो उसमें उनके पांडुलिपि और जो अभिलेख जो पत्थर पे लिखे जाते हैं वो अभिलेख होते हैं। इनके द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे राजा थे, क्या करते थे, किसने कौन से सिक्के चलाए। तो वो जो श्वेत सांग था इसने क्या किया, जब ये यहाँ से चीन वापस गया, चीन से आया था, जब ये चीन गया अपनी यात्रा करके, तो ये लेके क्या क्या गया, सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति लेके गया, 600 से ज्यादा पांडुलिपि लेके गया। लेकिन उसमें से कम 50 पांडुलिपि इसकी उस समय खो गई थी, क्योंकि इसकी नाव पलट गई थी सिंधु नदी को पार करते हुए। और इसने जो पांडुलिपियां लेके गया, क्योंकि ये चीन का था, तो ये अपनी पांडुलिपियों का अनुवाद किस में करेगा, चीनी भाषा में करेगा। च्वेन सांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो नालंदा है उसका अध्ययन किया। नालंदा जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी उसका केंद्र था। अब आई भक्ति की शुरुआत। अब तक तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में हमने देखा। अब हमारे जो देवी देवता है, भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा, इनकी शुरुआत कैसी हुई। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं का, हमारे हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें बहुत सारी अच्छी और ज्ञान की बातें बताई गई है, वो महाभारत, महाभारत जो है हमारा जो बहुत पुराना ग्रंथ है उसी का एक हिस्सा है। अब होता है उसमें है क्या, भगवान कृष्ण के अपने भक्त और अपने जो मित्र हैं उनके अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो सारा किसी में है, श्रीमद् भगवत गीता में है। ये जो संदेश था, ये जो श्रीमद् भगवद गीता, ये जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, ये धीरे धीरे बाकी देशों में भी बहुत तेजी से फैल गया। अब लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ती गई और वो पूजा पाठ करने लगे। जो इसको मानते थे, किसको मानते थे, पूजा पाठ को मानते थे, भक्ति मार्ग को अपनाते थे। उन्होंने क्या माना कि अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाएगी तो भगवान उस व्यक्ति को उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें वो चाहता है उसको। जैसे भगवान मनुष्य के रूप में भी आ सकता है, शेर के रूप में भी आ सकता है, पेड़ के रूप में भी दर्शन दे सकता है, या फिर किसी और रूप में भी दे सकता है। जैसे जैसे ये विचार फैला वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे जो हिंदू देवी देवता है उनकी मूर्तियां बहुत जोर शोर से बनने लग गई। ये देखिए, ये जो मूर्ति है इनकी शुरुआत हो गई। वराह के रूप में विष्णु, एरन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह, भगवान विष्णु ने जो वराह का रूप धारण किया था, ये उसकी मूर्ति बनाई गई है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। इस लेसन में हमने क्या देखा, कौन कौन से शासक आए, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या था, कौन कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत आए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दक्षिणी भारत किस चीज के लिए फेमस है, सोना, मसाला, काली मिर्च और महंगे पत्थरों के लिए। काला सोना किसको कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता था। उसके बाद उपजाऊ मैदान कौन सा सबसे उपजाऊ, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ये क्वेश्चन भी बता रही हूँ मैं आपको, साथ साथ क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे। मूवेंदार का मतलब क्या है, तीन मुखिया, चोल, चेर और पांडे।
कितने साल पहले आए थे? 2300 साल पहले आए थे। चोल चेर पांड्य कितने सत्ता के केंद्र थे? इनके दो थे। इन तीनों के सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन से थे सत्ता के? चोल का था एक तो कावेरीपट्टनम या पुहार, और पांडे का क्या था? मदुरई। ये सबसे फेमस जगह थी यहाँ पर। अब वो टैक्स कैसे लेते थे, इसमें पूरा पैराग्राफ आपका ये आ जाएगा, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। फिर आ जाएगा सातवाहन, जो राजवंश था उसका राजा कौन था? सातकर्णी था। इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था दक्षिणापथ के स्वामी। सिल्क रूट क्या है, इसमें पूरा आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, सिल्क रूट क्या है। इसके बाद आएगा बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक के काल में हुआ? राजा कनिष्क के समय में हुआ, जो किस राजवंश का था? कुषाणों का। ये सारा आपको देना पड़ेगा इसमें, ये पूरा पैराग्राफ, इसके लास्ट तक आपको इसमें पूरा आंसर आएगा इसमें। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? तो आपको ये सारा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अन्य देशों में जो विकास हुआ उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? थेरवाद। उसके बाद आएगा चीनी यात्रियों के बारे में, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री, जैसे फाशियान कब आया? 1600 में आया। श्वेतसांग कब आया? 1400 में आया। इत्सिंग कब आया? 1350 में आया। उसके बाद इसमें आ जाएगा श्वेतसांग जो था वो कौन से मार्ग से आया? भूमार्ग से वापस। कौन से मार्ग से चीन वापस लौटा? भूमार्ग से लौटा। श्वेतसांग ये भारत से क्या क्या लेके गया चीन? सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति और 600 से ज्यादा पांडुलिपि। इसने पांडुलिपियों का अनुवाद कौन सी भाषा में किया? क्योंकि ये चीन का था तो चीनी भाषा में किया। भक्ति की शुरुआत आ जाएगी, भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? ये आपको देना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता। इसके बारे में पूरा भक्ति मार्ग जो आएगा उसमें सारा आपको ये सारा लिखना होगा, हमारे देवी देवता सारा। ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी किसके लिए शब्द यूज हुआ था? सातवाहन शासक। दक्षिणापथ के स्वामी, तो ये आएगा हमारा सातवाहन शासक, ये वाला। बोधिसत्व, बोधिसत्व मतलब, एक मिनट, ये देखिए दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहा जाता था? सातवाहन शासक को। मूवेंदार, चोल, चेर, पांडे। मूवेंदार का मतलब क्या था? तीन मुखिया। अश्वघोष, इसने क्या लिखी है? बुद्ध चरित, महात्मा बुद्ध की जो जीवनी थी ना जिसका नाम बुद्ध चरित है, वो अश्वघोष ने लिखी है। बोधिसत्व ये क्या थी? महायान बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में था। श्वेन सांग ये चीनी यात्री था। राजा सिल्क रूट पर क्यों नियंत्रण? क्योंकि वहां से उनको गिफ्ट मिलते थे और बहुत सारे उपहार, धन मिलता था, पैसा मिलता था। बदले में राजा व्यापारियों की को आक्रमण से बचाता था, उसको सुरक्षा देता था। इसके बाद भक्ति की मुख्य विशेषता क्या है, वो आपको अभी जो मैंने बताया था वो लिखना पड़ेगा। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे? भारत के विषय में जानकारी लेने। ये सारा आपको, आप लेसन अच्छे से पढ़िए, वो देखिएगा इसकी वीडियो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख जाएंगे। ये देखिए डेट आपको याद रखनी है। रेशम बनाने की जो कला है वो 7000 साल पहले हुई। चोल चेर और पांड्य कब आए? 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य रेशम की मांग कब बढ़ी? रोमन साम्राज्य में 2000 साल पहले। कुषाण शासक जो कनिष्क है वो 1900 साल पहले है। फाशियन कब आया? 1600 साल पहले। श्वेत सांग कब आया? 1400 साल पहले। इत्सिंग कब आया? इसके 50 साल बाद। रेशम बनाने की कला 7000 साल पहले। चोल चेर और पांड्य 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक जो है कनिष्क वो 1900 साल पहले। फार्सियन कब आया? 1600 साल पहले। श्वेत सांग कब आया? 1400 साल पहले। इस लेसन की भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।